अच्छा, तो मैं आपको लेज़र्स के मुतालिक बता रहा हूँ। देखें, लाइट, L फॉर लाइट, A फॉर एम्पलीफिकेशन, yes, S for stimulated, E for emission of R for radiations। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेज़र्स क्या है? लेज़र मीन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन के मदद से लाइट का एम्प्लीफाई होना, लाइट को जो है उसकी मैग्नीट्यूड का एम्प्लीफाई होना, लाइट की जो क्वांटिटी है या इंटेंसिटी है उसका एम्प्लीफाई होना। यही वजह है कि लेज़र बहुत दूर तक जो है वो सफ़र करती है और वो एम्प्लीफाई बहुत ज़्यादा होती है। वो जो हाईली डायरेक्टेड होती है लेज़र्स के मुतालिक है कि वो हाईली डायरेक्टेड और हाई इंटेंसिव होती है, इसलिए बहुत दूर तक जो है लेज़र ट्रैवल कर सकते हैं। क्यों? आम जो लाइट होती है, जो जैसे लैंप की लाइट है, ये हाईली डायरेक्टेड नहीं होती, ये ऑल डायरेक्शन में होती है, ये यूनी डायरेक्शनल नहीं होती। लेज़र्स जो हैं ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं, इन वन डायरेक्शन होते हैं। तो जो आम विजिबल लाइट है, किसी लैंप से निकलने वाली लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो इसलिए वो इतनी इंटेंसिफाई नहीं होती है कि ये इतने दूर तक ट्रैवल कर सके। तो बहरहाल ये लेज़र्स जो है, इसे एक पहले एक टर्म ये भी होती जिसको हम मेजर्स कहते थे, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बहरहाल तो ये जो लेज़र्स है इसके पीछे फिजिक्स क्या है, अब नाम से ज़ाहिर है किस किस्म की एमिशन से लेज़र्स पैदा होते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन से। इसका मतलब है लेज़र्स को सीखने से पहले हमें स्टिमुलेटेड एमिशन को समझना होगा। वैसे इसका प्रिंसिपल पॉपुलेशन इन्वर्जन है, वो भी इसमें मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। तो इसका मतलब है कि व्हाट इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन वाज डिस्कवर बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ये क्या है इसको थोड़ा सा समझना होगा। डियर स्टूडेंट, एक बात और भी है कि ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है, इसके अलावा जो दूसरी एमिशन है उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो ये स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन को पहले आप समझ लें। वैसे लेज़र का ताल्लुक स्पॉन्टेनियस से नहीं है, स्टिमुलेटेड एमिशन से है, लेकिन आपको स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन का फ़र्क पता होना चाहिए, फिर जो है जाके आप इस बात को समझ सकते हैं। तो लिहाजा अब अगर आप देखें कि सबसे पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन, देखिए अगर आपके पास फ़र्ज़ करेंगे एनर्जी लेवल है, n इज़ इक्वल टू 1 है, ये n इज़ इक्वल टू 2 है, यहाँ पर एक ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और आपने एक फोटॉन मारा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। और एक्साइटेड स्टेट में जो इसका टाइम होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड होता है, जिसको हम कहते हैं 1 शेक। शेक इज़ यूनिट ऑफ टाइम, 1 शेक। तो ये जो 10⁻⁸ टाइम ऑफ स्टे है इसका, ये कोई स्टे का, इसका मतलब इट टेक्स नो टाइम इन हायर और एक्साइटेड स्टेट, इट्स गेट बैक विद इन नो टाइम। ये 0.1 नैनो सेकेंड में वापस आता है। तो जो ये वापस आ जाएगा, वापस आने पर जो है ये डेफिनेटली एमिशन करेगा। हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट टू द ग्राउंड स्टेट और द एनी लोअर स्टेट, इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एमिशन करता है, उस एमिशन की मैग्नीट्यूड इस गैप के हिसाब से होगी कि वो इंफ्रारेड में कर रहा है, विजिबल में कर रहा है, अल्ट्रावायलेट में कर रहा है, किस रीजन में एमिशन कर रहा है, एक्सरे में कर रहा है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है। और स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो स्पेशलिटी है वो हर डायरेक्शन में होती है। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, फ्लोरेसेंस फिनोमेना। ये जो फ्लोरेसेंस ट्यूब होती है, आपकी ट्यूबलाइट जिसको फ्लोरेसेंस ट्यूब कहते हैं, इसके अंदर यही कुछ हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही होती है। उसमें जो है अल्ट्रावायलेट फोटॉन एटम्स को टकराते हैं। ट्यूबलाइट के अंदर आपने देखा होगा, ट्यूबलाइट की जो ट्यूबलाइट होती है इधर वाइट बोर्ड के ऊपर लगी हुई है, पता नहीं कैमरा जा रहा है या नहीं, तो उसके ऊपर सफ़ेद किस्म का पाउडर जिसको हम फास्फर कहते हैं वो कोटेड होता है। और जब गेमा रे फोटॉन जो है, नॉट गेमा रे, अल्ट्रावायलेट फोटॉन जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनके साथ टकराती हैं तो उनको हायर स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले जाती हैं और इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली डी एक्साइट होते हैं और एमिशन करते हैं। और ये एमिशन एवरी
एवरी डायरेक्शन में होती है, इट अकर्स इन एवरी डायरेक्शन, ये सिंगल डायरेक्शन में नहीं होती। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है, ये फ्लोरेसेंस फिनोमिना जो है, इसकी फ्लोरेसेंस ट्यूब में जो आपके घर में एनर्जी सेवर है और या ट्यूब लाइट जो है, फ्लोरेसेंस ट्यूब, फ्लोरेसेंट लैम्प में जो है ये स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही होती है। यही वजह है हर डायरेक्शन में लाइट एमिट होती है और पूरे का पूरा रूम जो है या जो जगह है वो पूरी की पूरी रोशन हो जाती है, हर तरफ लाइट जा रही होती है। ऑन अदर हैंड ये जो दूसरी एमिशन है जिसका नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन, जो लेज़र में हम इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है? तो डियर स्टूडेंट, स्टिमुलेटेड एमिशन का नाम से ज़ाहिर है किसी चीज़ को आप स्टिमुलेट करेंगे, एक्सटर्नल जो है वो एजेंट उसको स्टिमुलेट करता है। कैसे? देखिए, फ़र्ज़ करिए ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पड़ा है, आपने फोटॉन मारा और वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लेकिन अब की बार वो 10 की पावर 8 नहीं, 10 की पावर -3 सेकंड के लिए स्टे करेगा। 1 लाख टाइम ज़्यादा टाइम है ये। तो इस स्टेट को हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटा स्टेबल स्टेट में आ चुका है, नॉर्मल स्टेट में नहीं है, मेटा स्टेबल स्टेट में। यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आपको कौन सी स्टेट चाहिए होगी? मेटा स्टेबल। हर एटम के अंदर जो है वो मेटा स्टेबल स्टेट्स मौजूद होती हैं, लेकिन बहुत थोड़ी होती हैं। लेकिन आपने बहरहाल बाई हुक और बाई क्रूक इलेक्ट्रॉन को मेटा स्टेबल स्टेट में ले जाना होगा। जब वो मेटा स्टेबल स्टेट में आ गया तो वो अब ज़्यादा टाइम के लिए पड़ा हुआ है। अब ये फोटॉन तो एब्जॉर्ब हो गया इसको एक्साइट करने के लिए, और जब ये हायर स्टेट में पड़ा था उसी मीनवाइल में आपने एक और फोटॉन उस पर मारा तो वो डी एक्साइट होगा। जब वो डी एक्साइट होगा और एमिशन करेगा वो इंसिडेंट फोटॉन की डायरेक्शन में करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फोटॉन उसको डी एक्साइट, मतलब आपकी बार पहले फोटॉन ने इसको हायर स्टेट में ले जाना था, दूसरा जो फोटॉन आया वो उसको जस्ट डिस्टर्ब करेगा और उसको डी एक्साइट करवाएगा, और डी एक्साइटेशन पे जो फोटॉन एमिट होगा वो इंसिडेंट फोटॉन की डायरेक्शन में ही एमिट होगा। तो इंसिडेंट फोटॉन की डायरेक्शन में जब वो एमिशन होगी तो इसको हम कहते हैं कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन है। इसको हम लोगों ने स्टिमुलेट किया है, और स्टिमुलेटेड एमिशन हर डायरेक्शन में नहीं होती, सिंगल डायरेक्शन में होती है। स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में यही फ़र्क है। यानी कि बस आपने लेज़र्स बनाने के लिए ऐसे एटम्स सेलेक्ट करने होंगे जिनके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को मेटा स्टेबल स्टेट में ले जा सकें। जब इलेक्ट्रॉन मेटा स्टेबल स्टेट में चले जाएंगे तो उन पर फर्दर जो है आप फर्दर फोटॉन बम्बार करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे। डी एक्साइटेशन पे जो फोटॉन्स एमिट करेंगे वो इंसिडेंट फोटॉन की डायरेक्शन में ही करेंगे। तो ये जो है लेज़र का प्रिंसिपल जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन है। मिसाल के तौर पे आपने जो है एक ट्यूब ली है, कोई गिलास ट्यूब है, एक तरफ ओपैक है, एक तरफ वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट, और इस तरफ जो है वो ओपैक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ पर फर्ज करें एक एटम्स, बहुत ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं किसी भी ऐसी मटेरियल के जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आप मेटा स्टेबल स्टेट में ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे नियॉन के एटम्स हैं और उसके इस तरह सिचुएशन बनी हुई है। अब इस एटम्स को जो है, ये जो एटम है इसको आपने एक फोटॉन मारा, तो फोटॉन मारने की सूरत में आपको पता है ये वाला फोटॉन है और डी एक्साइटेशन पे एक फोटॉन एमिट होगा और वो फोटॉन इसी इंसिडेंट फोटॉन की डायरेक्शन में ही एमिट होगा। अब अगर आगे एक और एटम नियॉन के पड़े हैं तो उससे भी यही कहानी होगी। आगे और एटम्स पड़े हैं नियॉन के, तो देखें ये मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है। जिस तरह चेन रिएक्शन टाइप नहीं होता, ये उस तरह होता जा रहा है। ये तो आगे सेमी ट्रांसपेरेंट है तो कुछ एमिशन होगी और मोस्ट ऑफ फिर रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने पे और आगे एटम्स को सामना करना पड़ेगा। यानी कि इस सूरत में आपने जो है ट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे एटम्स मौजूद रखने होंगे जो मेटा स्टेबल स्टेट में जा चुके हों, मेटा स्टेबल स्टेट में जा चुके हों। बहरहाल अब यानी कि इसी बात पर मैं थोड़ा सा आपको इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो असूल है इसका प्रिंसिपल, वो क्या है? पॉपुलेशन
पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी कि आपने पॉपुलेशन को इन्वर्ट करना है। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या मतलब है? देखिए, फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम के ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं। अब ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं, आपने इन पे फोटान मारे और आप इनको हायर एनर्जी स्टेट्स में ले गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये फोटान भी एब्जॉर्ब हो गए, इनकी एनर्जी इनको पंप करने में, इसको कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। तो अब देखें पॉपुलेशन जो है वो ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में कहाँ ज़्यादा पड़ी हुई है? एक्साइटेड स्टेट में। यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में एक्साइटेड स्टेट में जब ज़्यादा हो, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और वही यही काम हुआ पड़ा, ये पॉपुलेशन जहाँ होनी चाहिए थी, पॉपुलेशन जहाँ मौजूद है, तो पॉपुलेशन इन्वर्ट हो गई है। और इन्वर्ट पॉपुलेशन पे फिर हम एक फोटान ट्रिगर करेंगे, और ये जो ट्रिगर्ड फोटान है आपको पता है उसका क्या काम है? उसका काम ये है कि ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे और एमिशन होगी, और वो एमिशन इंसिडेंट फोटॉन की डायरेक्शन में ही होगी। और ये काम, यही बात दोबारा मैंने आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए बता दी है। तो पॉपुलेशन को इन्वर्ट करना होगा आपने, और ये जो है ये काम करना होगा। लेज़र्स का ताल्लुक मतलब ये है कि स्टिमुलेटेड एमिशन से है, आपने एमिशन को स्टिमुलेट करना होगा, और उसके लिए आपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटास्टेबल स्टेट में ले जाना होगा। और जब मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फिर फोटॉन ट्रिगर करने पे ये काम होगा। तो ये जो लेज़र है, इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो इम्पोर्टेंट है, आपके कोर्स में भी मेंशन है, वो है हीलियम नियॉन लेज़र्स। हीलियम नियॉन लेज़र्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हीलियम नियॉन लेज़र को हम थोड़ा सा देखते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र्स, तो हीलियम नियॉन लेज़र नाम से ज़ाहिर है, हीलियम आपको पता है इनर्ट गैस है, नियॉन भी इनर्ट गैस है। इसका मतलब है इन दो गैसेस की कॉम्बिनेशन होगी इस लेज़र में। तो याद रखें, लेज़र में जो दो गैसेस हैं, इनमें एक को कहते हैं लेजिंग, एक को कहते हैं एक्टिव। तो इसमें जो लेजिंग है वो हीलियम है, लेजिंग, और एक्टिव सब्सटेंस जो है वो नियॉन है। यानी कि लेज़र एक्शन जो है वो किस में होगा? नियॉन में होगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि डियर स्टूडेंट, ये जो हीलियम है, हीलियम एटम, इसकी जो मेटास्टेबल स्टेट है वो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नियॉन की जो है वो है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना डिफरेंस है इसका? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। इसका मतलब है हीलियम जो है वो नियॉन के करीब करीब है मेटास्टेबल स्टेट में। यानी कि हमें बार मैं आपको कह रहा हूँ कि लेज़र जो है आपने स्टिमुलेटेड एमिशन करवानी है, और एमिशन कब होती है? डी एक्साइटेशन पे होती है। और डी एक्साइटेशन यहाँ स्पॉन्टेनियस नहीं करवानी, स्टिमुलेटेड डी एक्साइटेशन करवानी है, फोटान मारना है। पीछे सारा कंसेप्ट में बता चुका हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्यूब के अंदर, जो इसी तरह की ट्यूब है, इसी ट्यूब के अंदर जो है हम लोग 85% जो है वो हीलियम और रिमेनिंग 15% जो है वो नियॉन भर देंगे। 85% हीलियम और नियॉन। अब आपको पता है हीलियम के एटम्स जब एक्साइट होंगे तो वो डी एक्साइट करने पे कितनी एनर्जी का फोटॉन एमिट करेंगे? कितनी एनर्जी का फोटॉन? 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और वो फोटॉन्स जो है हर तरफ फैलेंगे। क्यों? कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है हीलियम की। यानी कि जो इससे बुलेट्स निकलेंगी वो बुलेट्स बहुत ज़्यादा तादाद में 85%, यानी कि लोग किसी मैदान में मौजूद है, 85% लोग जो है फायरिंग करने वाले हैं, और 15% जो हैं उसमें टारगेट्स हैं। तो 15% को बहुत ज़्यादा चांस है कि 45% की बुलेट्स लगेंगी। तो लिहाजा यानी कि इसके अंदर आपने जो ट्यूब लेनी है उसके अंदर हीलियम एटम्स जो हैं, दोज विल बी इन मेजॉरिटी। हीलियम नियॉन से छोटा होता है, तो ये फ़र्ज़ करें मैं डॉट्स की सूरत में जो एटम्स बना रहा हूँ, ये हीलियम्स के एटम हैं। ये हीलियम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होगा। ये जो लेजिंग मीडियम है दैट विल बी इन वेरी मच लार्ज मैग्नीट्यूड। तो अब इसके बाद जो नियॉन के एटम्स हैं वो फ़र्ज़ करें ये नियॉन के एटम्स हैं, ये मैं जो है बना रहा हूँ। तो नियॉन के एटम भी बहुत बड़ी तादाद में 15% बहरहाल होंगे। तो अब होगा क्या? होगा ये
कि हीलियम का एटम वोल्टेज से पोटेंशियल डिफरेंस जो देंगे वो एक्साइट हो जाएगा। अब ऑन डी एक्साइटेशन, जब वो डी एक्साइट होगा तो डी एक्साइटेशन पे ज़ाहिर है क्या करेगा, फोटॉन एमिट करेगा कि नहीं। और वो फोटॉन आपको पता है कितनी एनर्जी गैप है नियॉन के अंदर, ये नियॉन की स्टेट में बना रहा हूँ, नियॉन एटम, नियॉन के अंदर एनर्जी गैप कितना है, नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स को हायर स्टेट में कितनी एनर्जी चाहिए, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि हीलियम का एक एटम कितनी एनर्जी इमिट करेगा, हीलियम का एटम करेगा 20.61, थोड़ा सा फ़र्क है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये फ़र्क कोलिजन के साथ पूरा हो जाएगा, यानी बाय हुक और बाय क्रूक हीलियम जो है उसकी एनर्जी जो है, उसके फोटॉन प्लस किनेटिक एनर्जी नियॉन के एटम को हायर एनर्जी स्टेट में ले जाएंगे और नियॉन के एटम्स यहाँ मेटास्टेबल स्टेट में चले जाएंगे। फर्स्ट करें मैं एक से ज़्यादा कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये मेटास्टेबल स्टेट में चले गए। इसका मतलब है हीलियम हैज ऑप्टिकली पम्प्ड द नियॉन एटम्स। नियॉन के एटम को, हम नियॉन में क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि नियॉन के अंदर जो मेटास्टेबल स्टेट है और जो एनर्जी गैप जो एमिशन करता है वो रेड कलर की लाइट का करता है, तो हम नियॉन में यूज़ कर रहे हैं। नियॉन को हमने पसंद किया है कि नियॉन को एज अ एक्टिव मटीरियल रखा है फॉर द ईजीनेस, काइंड ऑफ ईजीनेस के लिए, टू गेट, मतलब ये प्रोसेस को आसान करने के लिए, सहल करने के लिए। तो ये जो है मेटास्टेबल स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो अब देखिए रेस्टोरेंट, ये कितना बड़ा गैप है, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल डायरेक्ट डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आता है तो कितनी एनर्जी की एमिशन करेगा, 20.66। तो ये एनर्जी गैप आपको पता है, हमको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर मैक्सिमम एनर्जी गैप कितना होता था, 13.6, और 13.6 में वो कितनी एमिशन करता है हाइड्रोजन के अंदर। अगर एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आयनाइज सूरत में वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन। और अल्ट्रावायलेट यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप भी हमें नज़र नहीं आता, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप तो बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आएगा। लिहाजा इस पर्पज़ के लिए हमें कोई थोड़ा गैप चाहिए, और लकीली नियॉन के अंदर जो है नीचे जो है 1.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप पर जो है एक और मेटास्टेबल स्टेट मौजूद होती है। मतलब है उसका इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं आता, एक और स्टेट में आ जाता है जो तकरीबन 1.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग इतनी है उसमें। और ये जो रिमेनिंग जो गैप आ जाता है इससे, इसको और इसको अगर आप आपस में माइनस कर लें तो बारह जितना भी आता है लगभग 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इस तरह। ये गैप फजूल है, ये हमारे काम का नहीं है। यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन को किस स्टेट से, मेटास्टेबल स्टेट से एक और ग्राउंड स्टेट में लाना है, डायरेक्ट नीचे वाली ग्राउंड स्टेट में नहीं, ग्राउंड स्टेट नहीं कहना चाहिए, एक और एक्साइटेड स्टेट जो लोअर स्टेट है उस पहली एक्साइटेड स्टेट से वहाँ लाना है, डायरेक्ट ग्राउंड में नहीं लाना, क्योंकि ग्राउंड का गैप बहुत बड़ा है। तो ये काम सिर्फ नियॉन में पॉसिबल है, तो इसलिए हमने नियॉन को सिलेक्ट किया। तो लिहाजा जब आपने एक फोटॉन इस पर ट्रिगर किया तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जब वापस आए तो एमिशन करेंगे, और एमिशन करने जो करेंगे तो वो इंसिडेंट की डायरेक्शन में करेंगे। तो ये काम मिसाल के तौर पर एक फ़र्ज करें, नियॉन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट हुआ पड़ा है, तो अगर आपने फ़र्ज़ करें नियॉन का अपना ही एक फोटॉन निकल कर 10⁻³ सेकंड, ये भी बहुत शॉर्ट टाइम है, इसके बाद तो एमिशन होती है, फोटॉन निकलते हैं। तो फ़र्ज़ करें नियॉन का अपना ही एक फोटॉन नियॉन के अपने ही एक एटम को लगा, तो आपको पता है नियॉन के अपने एक एटम को लगेगा तो ये काम होगा। जो एक्साइटेड स्टेट में नियॉन का इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था तो वो डी एक्साइट होगा, एमिशन करेगा, और इंसिडेंट तो वैसे का वैसा मौजूद है, तो इंसिडेंट तो जूं का तूं मौजूद है, और डी एक्साइटेशन पे जो फोटॉन आएगा वो भी जो है साथ उसी डायरेक्शन में कोहेरेंस में जाएगा। और आगे फ़र्ज़ करें नियॉन के और एटम्स मौजूद हैं, तो ये वो ना ख़त्म होने वाली कहानी जो है वो शुरू हो जाएगी, जो मैंने इधर आपको बताई है। तो ये आपकी बुक में 2-3 डायग्राम बनाई है कि लग जाएंगी, फिर ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, फिर वापस आएंगी, फिर मल्टीप्लाई होती बहुत बड़ी बड़ी तादाद में फोटॉन, ये ओपैक है, फिर ये सारे रिफ्लेक्ट होंगे, और फिर बहुत बड़ी ज़्यादा, तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है बन जाएगी फोटॉन्स की, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव बीम और यूनिडायरेक्शनल बीम बन जाएगी। और फाइनली जो है यानी कि ये कहानी जो है ना ख़त्म होने वाली कहानी चलती जाएगी
और ये वापस और आगे, ये सारा कुछ बुक में भी डायग्राम मौजूद है, आप उधर भी देख सकते हैं। तो आगे जाएंगे फिर पीछे, और ये तो आखिरकार फाइनली यहाँ पर आपको जो है लेज़र्स मिलना शुरू हो जाएंगे, और ये आपके पास हीलियम नियॉन लेज़र्स जो है। इसका मतलब है बस ये आपके टेस्ट में एमसीक्यूज़ भी आ चुका है कि ये हीलियम नियॉन लेज़र जो है, इसमें जो ट्रांजिशन होती है वो कौन सी होती है, हीलियम टू हीलियम होती है, नियॉन टू हीलियम होती है, नियॉन टू नियॉन होती है। तो हमने देखा नियॉन टू नियॉन ट्रांजिशन से जो है लेज़र पैदा होते हैं, और हायर से लोअर स्टेट में नियॉन के अंदर ये काम होता है हीलियम की मदद, यानी हीलियम इज़ हेल्पिंग मीडिया, हीलियम हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स को हायर स्टेट में ले जाने के लिए, जस्ट हेल्प आउट कर रहा है। और बाकी जो है नियॉन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगे, एक छोटी एनर्जी स्टेट, अब ये एग्जैक्ट फिगर तो आई थिंक यही है 1.6 नान इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप की जो एनर्जी मिलेगी HF एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो रेड लाइट की है। आपको पता है हर एनर्जी के अंदर फ्रिक्वेंसी मौजूद होती है, तो वो रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी के फोटोन एमिट करेगा, और रेड लाइट जो है वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब आपको पता है बहुत आई सेंसिटिव कलर है, तो रेड कलर का लेज़र्स आपको मिल जाएगा। इस तरह और कलर मुख्तलिफ़ किस्म के और भी नियॉन जो है आप जो है हीलियम और वगैरह वगैरह कई लेज़र्स बनाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ कलर के लेज़र बनाए जा सकते हैं, और सॉलिड के लेज़र भी बनाए जाते हैं, रूबी क्रिस्टल के, और लिक्विड के लेज़र भी होते हैं। तो बहरहाल ये गैस लेज़र की एक एग्जांपल हमने डिस्कस की है, गैस लेज़र की। तो ये लेज़र में मतलब ये है कि बस आपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाना है, मेटास्टेबल स्टेट में ले जाना है, और मेटास्टेबल स्टेट में जब पड़े होंगे तो फोटॉन मारना। जैसे अगर आपके पास यहाँ एक शीशे के गिलास पड़े हुए हैं, किसी ऐसे स्पोर्ट के ऊपर शीशे के गिलास पड़े हैं, और आप आते हैं और उनको यूँ यूँ हिलाते जाते हैं तो सारे नीचे आते जाएंगे। तो ये यूँ समझें कि इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में जब पड़े हुए हैं और बाहर में आप एक फोटॉन ट्रिगर करते हैं, तो वो फोटॉन उनको डिस्टर्ब करता जाता है और वो नीचे लोअर स्टेट में आते जाते हैं। लेकिन स्पेशलिटी क्या है, इंसिडेंट फोटॉन की डायरेक्शन में ही आएंगे, कोहेरेंस होगी, ये बात इसमें स्पेशल है हर डायरेक्शन में। यही वजह है कि रात के वक्त जब लेज़र ऑन करते हैं तो पूरा कमरा ब्राइट नहीं होता, सिर्फ एक डायरेक्शन जहाँ लेज़र पड़ रही होती है वहीं स्पॉट जाता है, कि स्टिमुलेटेड एमिशन की स्पेशलिटी है। और लेज़र्स की बहुत ज़्यादा वेपन्स और न्यूक्लियर फिजिक्स और देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ द लेज़र, इवन के प्लाज्मा के अंदर भी जो है लेज़र की एक जिसको हम कहते हैं इनर्शियल कन्फाइनमेंट, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं लेज़र्स की। तो ये आपको टॉपिक कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।